बट हाँ, सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस मेरा बीइंग वेरी ऑनेस्ट आरी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आरी, आई थिंक आरी फोकसेस ऑन क्वांटिटी नॉट ऑन क्वालिटी, ये मेरे को दिखता है। फर्स्ट 500 किलोमीटर्स में ही रियलाइज हो गया था कि मैं सोचूं कि मैं इस पे डिपेंडेंट होकर अगर मैं जाऊंगा लद्दाख, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। तो वापस आए बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। सो थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ गया होगा कि आज हम किस व्हीकल के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये जो व्हीकल के बारे में जो ओनरशिप हम करने वाले हैं ना, ये पर्सनली मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस व्हीकल का ओनरशिप एक्सपीरियंस शूट करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। सो दोस्तों, ओनरशिप एक्सपीरियंस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको व्हीकल की चाबी कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। ऐसी दो चाबी देखने को मिलेगी, बट अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही है। एंड ये जो व्हीकल है ओवरऑल 15,835 किलोमीटर चल चुकी है। एंड इस व्हीकल के साथ में बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा। काजा ब्राउन है इस मॉडल का नाम है। 2024 की ये रॉयल एनफील्ड की हिमालयन रहने वाली है, जो GST से तो GST 2.0 जो प्राइस इंक्रीज हुआ उससे पहले ली गई थी। एंड देख सकते हो इसके अंदर में काफ़ी अच्छे खासे मॉडिफिकेशन हो रखे हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बुलाते हैं हम इसके ओनर को और पूछते हैं बहुत सारी बातें, जिसके वजह से आपको भी एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आप इस व्हीकल को लेने का प्लान कर रहे हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो अंशुल भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। सुबह के 6 बज रहे हैं और भाई ये शूट ना लगभग हमारा 3 से 4 बार बात करने के बाद और 2 हफ्ते बाद हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कौन सा ये मॉडल है और कौन से ईयर की है। एंड जब आप इस व्हीकल को लेने गए थे तो कौन कौन सी बाइकें आपने अपने दिमाग में रखी थी और फाइनली ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से आपने ये बाइक चुनी। हेलो गाइस, वेल फाइनली जैसे भाई ने बोला कि हम काफ़ी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं, हमारा हर बार का प्लान ड्यू टू सम रीज़न पोस्टपोन हो जा रहा था, बट फाइनली हम यहाँ पर हैं। एंड मैं स्टार्ट करूँगा। ये है 2024 मॉडल आपका। ये मैंने राउंड अबाउट जून में परचेज़ करी थी मैंने 24 के। एंड तब ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं बीइंग ऑनेस्ट मार्केट में। तब KTM की आपकी 390X भी नहीं आई थी। एक आपकी बेनेली थी इस प्राइस रेंज में, खैर वो भी हल्की सी ऊपर ही थी, बट और दूसरी और कोई थी नहीं एज सच बीइंग ऑनेस्ट। मैं इतना था नहीं राइडिंग में, बट मेरे को मेरे बड़े भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके पास डोमिनार थी। सो उस पर उसने खूब राइड्स मारी थी। तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि जो भी लेनी है एडवेंचर ही लेना है, सेगमेंट जो भी लेना है तो एडवेंचर ही लेना है। इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी ऑप्शंस थे आपके। मैं कहूँ तो इंटरसेप्टर वगैरह भी था, वो वैसे खैर हल्का सा ऊपर ही है, बट मैं फिर भी चलो उसको इस प्राइस रेंज में रख रहा हूँ। एंड डोमिनार वगैरह, बट हमको ये था कि हम एडवेंचर ही चाहिए, जो भी मेरे को चाहिए तो तू एडवेंचर ही लेगा। मैंने कहा ठीक है। तो हमने ये तब आई ही थी न्यू एंड हमारे यहाँ ही पीछे वो नया वाला शोरूम खुला था रॉयल एनफील्ड का। तब मैंने जब इसको पहली बार जब मैंने इसका फर्स्ट लुक देखा था तो मेरे को बड़ी इंटिमिडेटिंग सी लगी थी कि यार ये तो इतनी बड़ी सी है, इसका टैंक इतना ह्यूज है एंड कैसे ही चलाऊंगा मैं। बट फिर मैंने टेस्ट राइड करी एंड एक्सपीरियंस अच्छा था बीइंग ऑनेस्ट। उन्होंने काफ़ी लंबा मेरे को दिया था लैब, तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। एक इंजन में ग्रंट थी इसके, थ्रॉटल पे जब मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए था तो मेरे को मिल रहा था। तो हमने कहा चल ठीक है, लेट्स गो विद इट और हम हिमालयन लेते हैं। एंड अभी ये अराउंड 15,800 चल चुकी है। अच्छा, जब आपने इस व्हीकल को लिया था तो उस टाइम पे और मतलब ये वाला कलर ऑप्शन आपको एक बार में पसंद आ गया, फिर आपने फिर डिसाइड किया, क्योंकि इनमें रॉयल एनफील्ड में तो रहता है कि यार हर कलर के अलग पैसे रहते हैं। हाँ, तो वो कितना हद तक आपको एक लॉजिकल लगता है चीज़ों का? बीइंग ऑनेस्ट इम्प्रैक्टिकल सा लगता है वो मेरे को। और जब मैं भी पहली बार लेने गया था तब मेरे को भी पता चला कि, और ये माइंड यू ये मेरी पहली बाइक है तो इसका मैंने नाम रखा हुआ है इची। जापानीज में नंबर 1 आता है तो मैंने इसका इची रखा हुआ है। होपफुली डाउन द लाइन कभी कुछ और हो, बट हाँ उसमें मेरे को भी पहली बार तब पता चला कि मल्टीपल वेरिएंट्स थे।
एंड हानले ब्लैक वॉज टॉप वेरिएंट। सो मेरे को बस ये था कोई इलेक्ट्रॉनिकली फंक्शन मिस आउट ना हो रहा हो ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ कलर का डिफरेंस था। तो मेरे को तो ये बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ लगी, बट मैंने कहा चल ठीक है। एंड हानले ब्लैक मैं ले लेता, बट उसकी जो गोल्डन रिम्स थी ना वो मेरे को बहुत ज़्यादा पोकिंग सी वाइब्रेंट सी लगी, तो मैंने कहा नहीं मैं थोड़ा इतना नॉर्मली कलर लेता हूँ। तो फिर मेरे को ये लगा। एंड आई बिलीव जो आपके कैमेट ब्लू वगैरह आए थे, जो आपके वो सब आए थे, वो एडिशंस बाद में आए थे कलर, बट मेरे को उसका वो ब्लू वाला वेरिएंट भी अच्छा लगता है पर्सनली स्पीकिंग। बट हाँ ये काजा ब्राउन मेरे को डिसेंट लगा, सटल लगा। आपने बाइक को परचेज किया तो इसके अंदर में जहाँ तक मुझे पता है कि बुकिंग करानी पड़ती है, फिर 1-1.5 महीने बाद मिलता है। तो आपके साथ में क्या एक्सपीरियंस था सेल्स के टाइम पे? सेल्स के टाइम पे अगेन जैसे मैंने पहले बोला, वो बहुत न्यू ही था वो वाला जो खुल रहा था शोरूम, तो वो बहुत ओपन थे कि हाँ हमारी जल्दी जल्दी सेल्स हो, हमारे टारगेट हिट हो। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि ये विदिन 2-3 डेज हम निकलवा देंगे, क्योंकि उनके पास स्टॉक था। एंड ये मैंने कैश पे उठाई थी पूरी, तो वो इस वजह से थोड़े और भी ओपन ही थे वो लोग। तो हाँ ठीक है, मैंने 2-3 दिन में मेरे को एक कोई आई थिंक कोई शुभ सी डेट आ रही थी, हमने कहा ठीक है, हमने पेमेंट कर दी थी और फिर मैंने 1-2 दिन में जाके सीधा तो मतलब बेसिकली आपके टाइम पे ये सिचुएशन नहीं थी कि हाँ, मुझे 1-1.5 महीना वेट करना पड़ेगा? नहीं मेरे टाइम पे तो ये बिल्कुल ही नहीं थी। हाँ मेरे 1-2 दोस्त और हैं, उनको हुई थी ये फेस करने की। और इनफैक्ट मैं अभी भी पढ़ता हूँ लोगों ने 1-2 महीने की बुकिंग डाल रखी है और उनकी ऐप में बुकड ही दिखा रहा है, वो कंफर्म्ड भी नहीं दिखा रहा रॉयल एनफील्ड की ऐप। तो हाँ पर्सनली मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये 15,000 ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो लगभग कितने सर्विस इंटरवल इसके हो चुके हैं? एंड आपने जो भी सर्विस करवाई है सर्विस सेंटर के थ्रू कराई है या फिर कहीं कोई भी ऐसा हुआ कि कोई बाहर से भी कराई है? बाहर से तो मैंने कुछ भी नहीं करवाई है, सर्विस तो मैंने कुछ भी नहीं कराई है, सिर्फ मैं सर्विस सेंटर ही प्रेफर करता हूँ। उसकी भी मेरी एक अलग ही स्टोरीज हैं। बट हाँ मैंने बहुत सर्विस सेंटर्स ट्राई करे हैं। अगेन आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, मैंने मेरी ये आई थिंक 18,000 पे अराउंड 24 मंथ्स पे मेरी अब ये 5th होगी शायद सर्विस। तो हाँ 4 हो चुकी हैं, इसमें मोटी मोटी 4 करवा दिया मैंने। काफ़ी काम मैं करवाता रहता हूँ अलग से ही जा करके, जो भी मेरे को ज़रा सा महसूस होता है तो मैं इसमें करवाता ही रहता हूँ कॉन्स्टेंटली काम। बट हाँ सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस मेरा बीइंग वेरी ऑनेस्ट आरी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कोई भी। अच्छा, अगर आप मेंशन करना चाहो तो बता सकते हो कौन कौन से सर्विस सेंटर से आपने सर्विस कराया, या सारे सर्विस एक ही सर्विस सेंटर से है? मैं बैड माउथिंग तो नहीं करूँगा, बट जो वर्स्ट था ना अभी तक का, ये मेरा ये नंगली वाला ही था। बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार है। यहाँ पे भी मेरे केसेस हो रखे हैं, मैंने भी इनफैक्ट वीडियो प्रूफ्स वगैरह बना रखी हैं। हाँ मैंने नंगली ट्राई करा हुआ है, आपका डाबरी वाला ट्राई करा हुआ है, मैंने ओखला वाला ट्राई करवा रखा है, और मैंने 2-3 और आपके द्वारका वाला भी मैंने करवा रखा है। तो मैं काफ़ी करता रहता हूँ, क्योंकि ना आरी फोकसेस ऑन क्वांटिटी नॉट ऑन क्वालिटी, ये मेरे को दिखता है पर्सनली स्पीकिंग। एंड इनके जो सर्विस सेंटर भी है ना बहुत पुअर हैं, बहुत पुअर क्वालिटी के हैं। बट ठीक है मजबूरी है, तो मैं सिर्फ इनको ऑन पेपर मैं सिर्फ वहीं से ही टच करवाता हूँ। बट अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं नहीं ही करवाता। बट हाँ अदर वर्क जो मेरा होता है बाइक में मॉडिफिकेशन वगैरह, वो तो मैं फिर बाहर से ही करवाता हूँ। अच्छा, ये जो आपने सर्विस करवाई है तो अभी तक जनरल जो सर्विस होती है वही हुई है, या फिर एक मेरे हिसाब से एक शायद 10-12 हज़ार किलोमीटर एक मेजर सर्विस होती है जिसके अंदर में थ्रॉटल बॉडी ब्रेक्स क्लीन होते हैं एंड स्पार्क प्लग्स वगैरह उन सब पे भी काम होता है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है, मतलब अभी तक सो फार स्मूथ गई है, या फिर ऐसा लगा है कि नहीं यार इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपको दिक्कत कर रही है जो बार बार जिसके लिए आपको भटकना पड़ा हो सर्विस सेंटर में? वैसे तो जो बेसिक सर्विस होती है मैं वही करवाता हूँ इसमें, बट इशू वाइज कोई ऐसा मेरे को आया नहीं कि मेरी, हाँ बीच में मेरे को एक इशू आया था जो इसमें बहुत कॉमन भी था, वो मेरी आपके सिम्प्स में जो दिक्कत आती है मेरे इसमें वो गैप आ गए थे। बट मैंने वो चेक करवाए थे तो मेरे इंजन में ठीक था, सिम्प में मेरे को इशू नहीं था। एक कट कट की आवाज़ आने लग गई थी बीच में आई गेस, उसके लिए रिकॉल भी किया था उन्होंने एक पूरा रिकॉल तो क्या ही करा था आरी ने, बस उन्होंने एक नया पार्ट दे दिया था, वो चेन कैम टेंशनर। तो वो जैसी न्यू वाला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तो वो मैंने लगवा दिया था इसमें। तो उसके बाद से तो नहीं ऐसी कोई बहुत ज़्यादा, वो मेजर बस एक इंजन में से कट कट की आवाज़ आती थी, मेरे को डर लगता था बस एक उसी चीज़ का, वो भी मैंने ठीक करवा ली थी। एक्चुअली मैंने रेफरेंस लिया था एक सर्विस सेंटर का, तो अब मैं वहीं से ही काम करवाता हूँ। अमन ऑटोमोबाइल गुड़गांव है, मेरे को दूर पड़ता है, 1 घंटे का लगता है ऑलमोस्ट अराउंड, बट मैं वही प्रेफर करता हूँ, मेरी पीस ऑफ माइंड रहती है वहाँ पे। तो उन्होंने इनफैक्ट मेरा पूरा इंजन खोला था, उनके पास टूल थे, सरप्राइजिंगली आरी के पास टूल्स थे,
तो उन्होंने मेरे वेरिएबल वगैरह मैच करवाए थे, तो सब गैप्स वगैरह नहीं थे, सब इशू सही था। तो फिर कैम टेंशनर का था, वो मैंने नया पार्ट ऑर्डर कर दिया, उन्होंने फिट करा एंड आफ्टर दैट इट्स ओके, इट्स डूइंग गुड, सो ठीक है, बढ़िया है। एंड मेजर इशू तो ऐसा सच कोई आया नहीं। मैं इसको बहुत रफली राइड करता हूँ इसको मैं बहुत, बट स्टिल इट हैज़ बिन परफॉर्मिंग गुड। सो हाँ, कोई ऐसा मेरे को इशू नहीं आया कि मेरे को अलग से आरी के पास इसको जाके कोई काम करवाना पड़ रहा है। इनका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर फॉर एग्जांपल आप सर्विस करवा रहे हो और अगर आपने 4 सामान अगर करवाए हैं ना, तो उन चारों के ऊपर में अलग अलग वो लेबर चार्ज लगाते हैं। किसी को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे आपने सर्विस कराई, फिर आपने बोल दिया कि यार मेरा ना शॉकर थोड़ा टाइट कर देना, फिर अगर आपने बोला मेरा कॉन्सर्ट थोड़ा टाइट कर देना, या आप कह दोगे कि यार मेरी लाइट्स वगैरह देख लेना, तो उन जितने भी चीज़ों को आपने बोला है ना, वो हर एक चीज़ पर अलग अलग लेबर चार्ज लगाते, तो वो कितना हद तक सही लगता है आपको? वैसे मैंने इसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी ले रखी है, ये AMC भी ले रखी है, तो एटलीस्ट उसमें मेरा ये हो जाता है कि AMC में मेरा जो लेबर चार्ज होता है वो कट ऑफ हो जाता है, मेरा डिस्काउंट हो जाता है, और वो क्लब मार के एक पे करता हूँ और एक पे मेरा डिस्काउंट पड़ जाता है, तो ठीक है। बट हाँ, ये इनिशियली जब मैंने ली थी, मैंने 7-8 हज़ार तक मैंने इसकी फिर AMC वगैरह नहीं ले रखी थी, उसके बाद मैंने ली थी। तो हाँ, ये मैंने भी नोटिस करवाई, क्योंकि मैंने भी इसकी बेयरिंग वगैरह कॉन्सर्ट वगैरह जब चेक करवाया था, तब मैंने भी नोटिस करा, मेरे को भी बड़ा ये मतलब अजीब सी चीज़ लगी कि ये होता नहीं है ऐसा यूजुअली, बट ठीक है, कर रहे हैं। मैंने उस पर भी बहस हुई थी, मैंने कहा था ये ऐसे नहीं होता, बट उन्होंने मेरे को फिर बाकी इनवॉइसेस दिखाई, तो ये है, ये वो आप बेशक उनकी चेन टाइट करवाओ, ब्रेक्स आप चेक करवा लो, अलाइनमेंट, वो हर पे अलग अलग पे मारेंगे। अगर आपका एड हॉक का काम जो भी करा रहे हो, तो ये चीज मुझे सच में बहुत गंदी लगती है कि यार अगर सर्विस के लिए आई है तो वो एंटायर सर्विस कॉस्ट होना चाहिए ना, उसमें लेबर चार्ज जोड़ दो। हर एक चीज के लिए इंडिविजुअली जब चार्ज करते हैं तो एक लेबर जब असाइन हो रही है तो उसी लेबर की ही लेबर चार्ज आप करोगे ना, सारे काम का आप एक ही साथ करके, बट नहीं ऐसा नहीं होता। बट ठीक है, व्हाट आरी डज इज आरी डज, तो ये वाली अच्छा, अब जो आपकी पहली सर्विस थी और अभी तक ये जो भी सर्विस हुई है लगभग, तो इसके अंदर में शायद फ्री सर्विस तो आई गेस 1 या 2 है भी नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, पहली 3 कहते हैं, बट उसमें भी फ्री ही नहीं होती, वो बस आपको लेबर वेव ऑफ कर देते हैं, बाकी आपको जो पार्ट्स जो लगते हैं वो तो आपको पे करना ही पड़ता है। इसका एक आइडिया अगर आप बताना चाहो कि कितना कॉस्टिंग आ जाती है सर्विस की? फर्स्ट सर्विस तो ऑफ कोर्स ये बात है बहुत कम आएगी, वो तो बहुत कुछ होता नहीं है। हाँ। जो मेजरली 5,000 6,000 इंटरवल पे जो होती है या फिर 6 महीने पे, तो इसमें कितना एक रफली आइडिया? रफली मैं एक लगा के चलूँ तो पता नहीं है, शायद वेरी कर सकती है बाकी लोगों से, बट मेरी 5 से 6 के करीब चलती है। अगर मैं उसमें कोई काम नहीं करवा रहा हूँ तो मैं इतना ही करवाता हूँ। मैं चेन क्लीन वगैरह बिल्कुल भी नहीं कराता। मैंने एक बार करवाई थी आरी की चेन ल्यूब, वो इतनी गंदी चेन ल्यूब थी, वो सारा उसने मेरे, तो मैं बहुत कम ही रखता हूँ, जो मतलब कम से कम हो तो मैं उतना ही करवाता हूँ मैं। बट हाँ, रिसेंटली ब्रेक पैड्स वगैरह जैसे अभी मेरे चेंज हुए थे 15 के करीब पे, तो हाँ मेरे उसमें मेरी थोड़ी सी टच करी थी, मेरी 9 के करीब टच कर गई थी। 9,000 रुपए के करीब? 9,000 मेरी टच कर गई थी। मैंने इसमें मैं काम करवाता रहता हूँ, इसमें मेरे को ऐसा लगता है कभी बाद में इशू ना आए। हाँ, मैंने सारे के सारे ब्रेक पैड वगैरह चेंज करवा दिए थे, तो हाँ मेरी उसमें तब मेरी थोड़ी सी टच करी थी, वही मेरी मैक्स थी अभी तक की। बाकी हाँ, आई वुड से 4-5 एक एवरेज जो कि इतना। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी कि लोग सोचेंगे कि भाई ब्रेक पैड्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कैसे हो गए। मैं आपको बता दूं कि जो आरी है वो सिनेटेड ब्रेक पैड्स यूज़ करता है, जिसकी अगर आप आफ्टर मार्केट कॉस्ट भी देखोगे 3-3,500 रुपए के करीब आती है, तो इस वजह से कॉस्ट इतना ज़्यादा पहुंचा। अच्छा, इतने टाइम के अंदर में व्हीकल आप कहाँ लेके गए हो? कोई लॉन्ग राइड्स करिए या फिर जो भी चलिए सिटी में ही चलिए? हाँ, ये मैंने ली ही, इसका एक सोल पर्पस ही राइडिंग के लिए ली थी मैंने। ऐसा ही सेड कि मेरा भाई राइड करता था, उसी के साथ मैं भी इस लाइन में आया, तो मेरे को भी अब ठीक है, मज़ा आता है, एक सेंस ऑफ फ्रीडम है, तो मैंने राइडिंग के लिए ही ली थी। एंड मैं वेट कर रहा था कि पहली सर्विस हो, और इनफैक्ट 600 पे ही मैं इसको ले गया था लद्दाख। पहली सर्विस करवाते ही मैंने ब्रेक इन पीरियड करवा के मैं इसको ले गया था, आपका लद्दाख ले गया था मैं, एंड इट परफॉर्म्ड वेरी गुड, आई वुड से वेरी गुड। तो डोमिनार थी और एक ये गई था, हम दोनों गए थे। बट हाँ, उसके कंपैरिजन में जो आपके हार्ड ऑफ रोड टेरेन सारे थे, ग्रेवल आ रहा था, मतलब ये आउटशाइन कर जा रही थी। वहाँ पे मैं खड़ा होकर इसको ले जा रहा था चीरते हुए, बट वहाँ डोमिनार को दिक्कत हो रही थी, और इसी वजह से मैंने परचेज़ करी थी। हाँ, मैं मतलब आई वुड से हर 2-3 महीने पे मैं इसके साथ राइड मारता हूँ, घूमता रहता हूँ। नहीं तो मैं होता है, मेरा भाई होता है, नहीं तो मैं या मेरी वाइफ होता है, तो हम घूमते ही रहते हैं। आपका चक्राता हो गया, कानाताल हो गया, मैक्लोड हो गया, उदयपुर हो गया, कहीं पे भी बस हम उठाते हैं और निकल जाते हैं। तो मतलब अच्छा खासा आपने राइडिंग एक्सपीरियंस है इसके साथ में, और बहुत कम ही सिटी में चलिए मैं कह सकता हूँ। तो
हाँ सिटी में भी चलती है, ऑफिस जाना होता है तो कभी निकाल लेते हैं, नहीं तो घर के छोटे मोटे काम होते हैं तो इसी पे ही करते हैं। और हाँ ठीक है, मतलब आई वुड से मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड, सिटी पे भी हाईवे। लद्दाख तो भाई ड्रीम ट्रिप होती है, इनफैक्ट मेरी भी अभी तक मैंने नहीं करी है। मैं नेपाल कर चुका हूँ, मुझे लोगों ने बोला था कि भाई नेपाल से पहले लद्दाख चले जाना, बट मैं नेपाल कर चुका हूँ, बट ठीक है कभी करेंगे। तो ये लद्दाख का क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? एक बहुत लंबा स्ट्रेच होता है, अच्छा खासा, मेरे ख्याल से 3500 के करीबन टोटल अप एंड डाउन पड़ जाता है। तो जो बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड पे जाके इंजन ना थोड़ा सा स्ट्रेस में आता है, या फिर ये मिस मारने लगता है, हाँ मिसिंग मारने लगता है, पावर बेसिकली डाउन हो जाती है। तो वो क्या एक्सपीरियंस रहा? वो होता है, और ये मैंने भी एक्सपीरियंस करा था। एक्चुअली क्या हो गया था, जब हम टॉप का, मैं बहुत, मेरी मेमोरी बेकार है तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कहीं भी, बट जब मैं इसको जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला पॉइंट है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एस से नाम है कोई, मैं इसको जब वहां लेके गया था ना, तो हल्का सा मिस मारती है एक बाइक। तो वही मैंने महसूस करी थी। मेजर तो कुछ भी नहीं था, जो मेरे साथ डोमिनार थी, बट मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बट मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ। खैर वो चल भी 40-50,000 चल गई थी वो, तो उसमें थी मिस, वो हो रही थी मिस हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की वजह से, बट ये वहां पे नहीं हो रही थी। मतलब ये स्मूथली चल रही थी? ये बिल्कुल स्मूथली चल रही थी, बढ़िया। आई डोंट नो आरी ने क्या करा है, बाइक बहुत अच्छी बनाई है, सस्पेंशन जैसे बोलते हैं भाई, सेगमेंट किलर है बहुत बढ़िया सब है, बट जो इसके टायर है ना, इतने घटिया टायर है ना। और ये मेरे को लगता था शायद मेरी पहली बाइक है, या मेरे को ऐसा फील होता है, बट मैंने भी ये दूसरों को दी बाइक, जो बहुत अच्छे मेरे साथ, जो मतलब काफी याद 10-20 सालों से राइड कर रहे हैं, उन्होंने भी मेरे साथ ही बाइक चलाई, मैंने उनकी चलाई, मैंने भी दूसरे सेट्स पे भी इनको, अब मैं दूसरे सेट्स पे भी मैं इस हिमालयन को ट्राई करता हूँ। बट ये आउट ऑफ द फैक्ट्री जो ये सीएट के आते हैं ना टायर, जितने घटिया टायर है ना, आउट से लद्दाख में 2-3 बार इंसिडेंट हुआ जहां मैंने बाइक छोड़ दी थी, जहां मुझे पता चल गया था मैंने ब्रेक मारी तो मैं जाऊंगा, नहीं मारूंगा मैं तो भी जाऊंगा, ग्रिप नहीं है टायर में। शायद मेरे को ऐसा लगता था, मेरी वाइफ भी पीछे बैठी थी, मैंने टॉप बॉक्स भी लगा रखा था पीछे से, इनफैक्ट जबकि वेट हैवी है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग टायर आपका डट के चलना चाहिए, थोड़ा पीछे की वेट है, ये फ्रंट हैवी बोलते हैं इसको, तो मैंने कहा चल पीछे भी वेट अब नहीं होना चाहिए। हल्का सा ग्रेवल आता, बहुत माइनर सा ग्रेवल आता, जब आप पहाड़ी रोड पे चलो तो बीच में एक पतली सी लाइन होती है, ये उस पे भी ना ट्विस्ट कर जाती है, ये कर जाती है, फिश टेल मार देती है। हाँ, तो ये एक इश्यू मेरे को बहुत मेजर लगा। इसके टायर बहुत बेकार हैं, आई थिंक आरी कर सकती थी। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इस प्राइस पॉइंट पे कि आप मेरे को मिशेलिन दें, आप मेरे को वर्स्टैपेन दें, कुछ भी दें आप मेरे को, ठीक, बट एटलीस्ट थोड़े से टायर जो आप बाइक, आप जिस तरीके से आप क्रिएट कर रहे हैं, आप ऑफ रोड उसको एडवेंचर बाइक, हाँ आप ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो आप उसको, तो कम से कम थोड़ा तो ये करे। आपने यहाँ पे मेंशन किया कि ये आपकी पहली बाइक है, मतलब इससे पहले चलाई है, बट ये पर्सनली आपकी पहली बाइक पर्सनली, हाँ। तो ये 40 bhp इसका पावर है और 40 ही न्यूटन मीटर टॉर्क है। तो एक बिगिनर के थ्रू कह सकते हो, या फिर आपके थ्रू कि इनिशियली कुछ प्रॉब्लम आई आपको कि यार थोड़ा सा इंजन में यूज टू होना पड़ेगा, 1 से 2000 आरपीएम के बीच में ना ये लो एंड टॉर्क पे थोड़ी सी दिक्कत करती है, स्टेबल नहीं रहती, तो वो क्या एक्सपीरियंस है आपका इस इंजन परफॉर्मेंस वाइज? बहुत सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड ये है इशू, ये है। इनिशियली मैंने जब चलाई थी तो मेरे को नहीं पता चला था, क्योंकि भाई ठीक है मेरी पहली बाइक, जब मैं लद्दाख कर आया था ना, फिर जब उसके बाद मैंने जब डोमिनार ही चलाई, सेम सेगमेंट में ही है, मैं कोई हाई फाई बाइक से कंपेयर नहीं करूंगा, वहां जो मैं गियर शिफ्टिंग कर रहा था ना, वो कंपेयर टू इसके 50% थी। माइंडफुल रहना पड़ता है कि आप किस आरपीएम में हो, आपको कहाँ, आपको गियर बहुत फ्रीक्वेंटली ऑफन आपको चेंज अप डाउन करने पड़ते हैं। इसका आरपीएम का एक मेरे को इशू लगता है। इनफैक्ट मेरे एक ऑफिस में ही है, डायरेक्टर लेवल पे भी है, उनको भी बड़ी पसंद थी भाई, उनको भी जब मैंने रिकमेंड करी ना, मैं उनको एक बात बोल दी थी वाली कि भाई है ये इशू। एंड अभी 1-2 महीना पहले ही फिर हम मिले भी थे, उन्होंने ले ली हिमालयन, उन्होंने भी मेरे कह रहे यार तू सही कह रहा था। एंड ये है इशू, इसमें आपको गियर ना बहुत जल्दी, आपका जैसे ही लो आरपीएम पे गई, आप कहीं सोचो कि आप टॉल गियर पे, ऐसा भी नहीं मैं 5-6 बोलूंगा, तीसरे पे भी आप अगर सोचो कि आप 1000 या 2000 आरपीएम के बीच में नहीं रह पाओगे, ये स्टॉल मारेगी और आपको नीचे आना ही पड़ेगा। और ये मैंने फील करा था आपका लद्दाख में, क्योंकि मैं तभी इसको लेके गया था, तभी मेरी इसके साथ काफी ज्यादा मतलब आई वुड से एक बॉन्ड डेवलप हुआ था। तो वहाँ ये भी होता है, एक तो आप हाइट पर भी हो, ऑक्सीजन की वैसी, फिर आपने गियर पहने हुए होते हैं इतने हैवी, फिर बाइक और लोडेड होती है आपकी लगेज से। तो वहाँ तो जब ये हो जा रहा था ना कि ये गिर जा रही थी, तब तो वहाँ ऐसा लग रहा था जान निकल जा रही थी। फिर मैं इसको छोड़ दे रहा था वहीं पे, मैंने कहा 2-3 लोग और आए हाथ लगाएं तब फिर मैं इसको उठाऊं। तो मैं भी कोई ऐसे बहुत 6 फीट टॉल नहीं हूँ, बट हाँ ठीक है, मैनेजेबल है, सेंट्रलाइजेशन इतना अच्छा है कि मैनेज हो जाता है। हाँ मैनेज हो जाता है, बट हाँ अगेन आई वुड से मेरे पास एक दूसरी बाइक भी है, होंडा की ट्रांसेल, मैं उससे कंपेयर नहीं करूंगा बिल्कुल भी। बट होंडा की एक क्राफ्टमैनशिप और एक इसमें मतलब एक दिखता है, एक आपको प्राइस का डिफरेंस बहुत दिखता है। सेम किलोस की वो भी है,
पर मैं उसको एक हाथ से आगे पीछे कर सकता हूँ। वो इतनी वेल क्राफ्टेड है वो, आई वुड से। एंड वहीं पे ये ना बहुत हैवी फील होती है। ये तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ, या तो आप बहुत अनफिट हो या फिर ये अभी है थोड़ी, ये इतने अच्छे से नहीं बनी। कहाँ जापानीज को कहाँ आप कंपेयर कर रहे हो, जापानीज है ब्रो। हाँ ये तो है, पर हाँ मेरे को फील होता है कि हाँ थोड़ा आरी बेटर कर सकता था, बट ठीक है, अगेन मैं। अच्छा, सिटी में क्या परफॉर्मेंस रहती है, जैसे हीटिंग इश्यूज वगैरह, क्योंकि एक अच्छा खासा 450 सीसी का इंजन है, एंड इनफैक्ट ये शेरपा इंजन इनका पहला इंजन है जो कि लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी पे, तो कैसे वो काम करता है? पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे वो स्पाइडरमैन में कहा गया है। बट हाँ, इसमें वही वाला इश्यू है, पावर है 14 न्यूटन मीटर की, तो एक हॉर्स पावर की, तो मेरे को ऐसा लगता है हीटिंग मैनेजमेंट भी काफी बेटर हो सकता था। वीडियो में तो मैं इसको फिर एक बार शॉर्ट्स में मैं बिना सोचे समझे कभी शॉर्ट्स में तो मैं इसको निकाल के ले जाता हूँ सर्दी में। वो भी अगर मेरे को पता चल रहा है कि मेरा बहुत ट्रैफिक में नहीं है बैक एंड फोर्थ, तो तब भी मैं अवॉइड ही करता हूँ। पर गर्मियों में तो आप भूल ही जाओ। वो हीटिंग इतनी आती है कि अगर मेरी वाइफ या मेरा भाई पीछे बैठा होता ना, उनकी इस तरफ की इसी तरफ की मेजरली राइट साइड की जो लेग है, वहां पे हीट बहुत डिसिपेशन आता है। इक्वली नहीं है इसका हीट डिसिपेशन, राइट साइड थोड़ा ज्यादा आता है, लेफ्ट साइड को हीट जो वेंट ऑफ होती है वो थोड़ी कम है। तो ड्राइवर साइड तो आप भूल ही जाओ, ये आपके पैर का टिक्का बना देगी, ये बहुत ज्यादा हीट करती है। अगर आपके पास में डोमिनार भी है, डोमिनार भी लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी पे ही आती है, तो दोनों के कंपैरिजन में कैसी इसकी फैन नॉइज है, कम है इसकी या फिर एक सिमिलर ही है? आई वुड से मैंने कभी ऐसे इतना फोकस नहीं करा, सॉरी, बट हाँ सेम है। मेरे को ऐसा भी नहीं कोई बहुत ज्यादा है या बहुत साइलेंट है, मतलब सही है, उतना है सफिशिएंट। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत ज्यादा मतलब आपको लग रही है, चुभ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हार्डवेयर पे बात कर लेते हैं। जैसे इसका स्लिप एंड असिस्ट क्लच आता है, इसमें गियर भी अच्छा है, ऑल्दो इसके अंदर में क्विक शिफ्टर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका गियर चेंजिंग कैसा रहता है, बहुत हार्ड है या फिर इनिशियली जब सर्विस होती है तो स्मूथ रहता है और एक सर्विस इंटरवल जाते जाते तक हार्ड हो जाता है? क्या रहता है क्लच ऑपरेशन और गियर चेंजिंग का? जो मैंने अभी रिसेंटली क्लच वायर चेंज कराई है, शायद 3-4 हज़ार किलोमीटर पहले मैंने क्लच, वो काफ़ी टाइट हो गई थी क्लच वाइज, तो अब मेरा सही चल रहा है, न्यू वायर है, ल्यूब्रिकेटेड है। गियर शिफ्टिंग में मैं बात करूं तो हाँ थोड़ा है, एक धक्का आता है एक आपका। डोमिनार और ट्रांसएल्प में वो खैर दो अलग, मैं बार सॉरी, मैं क्योंकि मेरे पास वो मैंने मेजरली वो बहुत चलाई है, तो मेरे को एक उनसे मैं इसकी गियर शिफ्टिंग ना थोड़ी है हार्ड। थोड़ा आपको जब आप गियर शिफ्ट करते हो ना, एक ठक सी आपको एक लगता है कि हाँ मतलब गियर लगा है। मेरे डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी यही ली थी, तो उनको भी यही लगी थी कि यार आरी की शिफ्टिंग कैसी है, क्योंकि वो क्लासिक से इसके बाद आए थे। तो सर्विसिंग में भी मेरे को ऐसा कुछ फर्क दिखता नहीं कि बहुत इसकी आवाज टोन डाउन हो जाती है, थ्रू आउट इंटरवल एकदम सेम ही रहती है। हाँ, मैं बोलता हूँ मैं इस पे काम करवाता ही रहता हूँ, तो हाँ कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वेट करता हूँ कुछ कहीं जाने तक इसकी बहुत लंबा और फिर मैं उसके बाद इशू को ठीक करूँ तो मैं इसे कराते, तो नहीं, कुछ ऐसा वो नहीं है। बट एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा, इसकी गियर की शिफ्टिंग ना मेरे को बहुत टॉल लगती है। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, डोमिनार थी ना, उसमें मेरे को तेजी से जब गियर डाउन करने होते थे ना आपकी इंजन ब्रेकिंग के लिए, मैं खटखट नीचे आता था, तो उसका जो गियर का ट्रैवल था ना आपका उतना नहीं था। इसमें ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मैंने इसका जो लीवर भी था ना, गियर लीवर, इसको मैंने नीचे भी करवा दिया। पहली तो ये बहुत ऊपर था तो मेरे को एक स्ट्रेन पड़ने लगता था काफी, मेरा एंकल जो ऊपर रहता था, तो मैंने इसको नीचे भी करवा दिया था। बट गियर नीचे आने के लिए ना आपको वेट करना पड़ेगा, पहले वो नीचे आएगा फिर आप उसको ऊपर जाने दो। अच्छा खासा एक रिस्पॉन्स टाइम ले लेता है। हाँ, टाइम लेती है ये आरी, एक अपना स्वीट टाइम लेता है गियर शिफ्टिंग में। तो इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी, इनफैक्ट कभी ऐसा होता है कि रेड लाइट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने गियर डाउन करे और ग्रीन हो गई सडनली, मैं उतनी जल्दी इसको वो नहीं कर पाता, रादर दूसरी बाइक होती हैं उनमें मैं इसको कैरी कर जाता हूँ। अच्छा, ये इसका सस्पेंशन का क्या आपको लगता है? इसका वैसे तो सेगमेंट किलर बोलते हैं इसको। इनफैक्ट अभी जो KTM की एडवेंचर X और S आई है वो एडजस्टेबल है, सॉरी S में एडजस्टेबल है, बट वही है कि लोग कहते हैं कि इसका डिफॉल्ट ही इतना बढ़िया ट्यून्ड है कि कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या आपका एक्सपीरियंस है? मैं इसको ट्रांसएल्प से भी कंपेयर करूंगा, इसका उससे भी बेटर है, ये बहुत बढ़िया है इसका मेरे को लगा शोवा का। हाँ, इसमें मेरे को लगता है कि भाई आरी ने जो इनकी प्रीवियस सेगमेंट की थी हिमालयन, उनको भाई रजिस्टर हुई कि हाँ ये इशू है हमारे एंड पे, और उन्होंने इसको करा, काफ़ी बढ़िया अपग्रेड करा है। शर्पा इंजन 450 पावर एनहांस करा, ठीक है, ऑन पेपर सब बढ़िया है, बट इसके जो सस्पेंशन है ना बहुत बढ़िया है। और यही जब मैं इसको लेके गया था लद्दाख, वहाँ मेरे को महसूस हुआ, मेरे को लगता था थोड़ा कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा विद ऑल दैट लगेज एंड ऑल,
बट नहीं, सस्पेंशन अच्छा था, ग्रेवल पे जो लेके जाती थी ना बहुत बढ़िया। ये मतलब आपके जो क्या बोलूं मैं, आपका टर्बुलेंस या जो होता है ना, इट ईट्स इट्स अवे, ये खा जाती है उसे। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कहीं चढ़ाऊं कहीं उतारूं, जस्ट टू एंजॉय इसका सस्पेंशन और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है, जस्ट टू एंजॉय दैट। हाँ, तो सस्पेंशन तो बहुत ही बढ़िया करा इन्होंने काम। रॉयल इनफील्ड जनरली अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस नहीं है और ऐसा बोलते हैं कि बहुत अनरिलायबल, मतलब एक इंटरनेट पे ना बड़ा दो साइड चलते रहते हैं कि एक आरी फैन बॉयज और एक होता है आरी हेट बॉयज। ठीक है, जो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे कि राइडिंग मोड्स हो गया, मैप का हो गया, उस पे आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है? वो सिर्फ दिखावे का गिमिक है या सच में वो काम आता है? आई वुड से प्योर गिमिक। मतलब ठीक है, आइडिया वाज नाइट बट द एग्जीक्यूशन वाज वेरी पुअर। पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ। पहले क्या बात करी थी आपने इसकी? मैप्स की। राइडिंग, हाँ राइडिंग मोड्स तो अच्छे हैं, हाँ ठीक है, उनमें मेरे को एक फर्क दिखता है। बट ठीक है, आप जब आपने मान लो आपने बाइक राइड करी, आपने इको पर थे, आप एबीएस ऑफ था, आपको आपने इग्निशन ऑफ करा, आप वापस बैठोगे तो वो परफॉर्मेंस पे ही हर बार बाय डिफॉल्ट एबीएस ऑन पे ही रहता है। मैं तो कभी इसको इको पे चलाया नहीं, ट्रैक्शन ऑफ करके अभी मैंने उतना कुछ करा नहीं है। बट हाँ, परफॉर्मेंस वाइज पे मैं परफॉर्मेंस से जब मैं इको पे जाता हूँ, इको मोड पे, इसके इकोनॉमी पे फ़र्क दिखता है, काफ़ी फ़र्क दिखता है मेरे को। एक इंजन इसका काफ़ी काम डाउन हो जाता है, रैश डाउन हो जाता है। एक मैं सोचूं कि मैं ओवरटेक करने में कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी गिर जाता है इको पे। मतलब हाँ, तो मेरे को फ़र्क दिखता है। दूसरा पॉइंट जो रही इसकी बात, मैप की नेविगेशन। हाँ, ये मेरे को भी बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगा था कि ऑन डिस्प्ले है इसका मैप लगेगा, क्योंकि मैंने भी ऐसा देखा नहीं था। बट पैथेटिक मैंने यहाँ पे माउंट लगा रखा है। ये मैंने लद्दाख से पहले ही लगवा लिया था, क्योंकि ये इतना बड़ा इश्यू था कि मेरे को फर्स्ट 500 किलोमीटर्स में ही रियलाइज हो गया था कि मैं सोचूं कि मैं इस पे डिपेंडेंट होकर अगर मैं जाऊंगा लद्दाख, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मेजर इशू जो है ना इनकी ऐप का, मतलब ठीक है डिस्प्ले क्लियर है, आपको मैप दिखता है, हल्का सा लैग है, बट देन अगेन मैं आई एम नॉट पेइंग फॉर अ ट्रायम्फ और BMW अमाउंट, तो इतना ठीक है मेरे को जो मिल रहा है। लैग है, सब कुछ ठीक है, जूम इन हो जाता है आपका, सॉन्ग्स आप आगे पीछे नेविगेट कर सकते हो, कॉल की नोटिफिकेशन मेरे को दिखा देता है। बट मेनली जो मैप है, ये जो मेरे दोस्त है, जो मेरे डायरेक्टर है, उनको कह रहे यार इसमें तो ऑन स्क्रीन नेविगेशन आती है, देन व्हाई डिड यू गो विद दिस फोन माउंट? मैंने कहा यू बाय इट एंड देन आई विल आस्क यू द वेरी सेम क्वेश्चन, देन यू लेट मी नो। तो अब उन्होंने फोन माउंट लगा रखा है। इसका जो आरी की ऐप है ना, वो आई डोंट नो क्या डेवलपर्स ने सोच के बिल्ड करी है। लोकेशन ब्लूटूथ तो चलो मैं मान लिया नॉर्मल है, आपको ऑन करके रखना पड़ता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको स्क्रीन भी ऑन करके रखनी पड़ती है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भी स्विच नहीं कर सकते, और वो ऐप इतनी पुअरली ऑप्टिमाइज्ड है ना। चल ठीक है, मैं एक बार को ऐप मेरी रन हो रही है, मेरी बैटरी ड्रेन हो रही है, मेरा डिस्प्ले ऑन है पॉकेट में, मैं सब बेयर कर लूँगा, बट द ऐप एक्चुअली हीट्स अप योर फोन सो मच ना कि आप उसको सोचो कि आप कर लो, नहीं, वो आपको यहाँ पे पेन होना पड़ता है पॉकेट में, वो जलने लगता है फोन एक टाइम के बाद, कंटिन्यूअसली हीट हो जाती है, बहुत बेकार है। आप कितनी ही ब्राइटनेस डाउन कर लो, आप कुछ भी कर लो, और आप सोचो कि एक स्मूथ, और एक तो मेरे को दूसरी चीज उस एक ऐप में ये भी एक इशू लगा, आप उसमें सोचो कि भाई ठीक है हमारे पास फ़ोन में एक लग्जरी होती है कि मैं कार मोड पे उसको कार सेटिंग पे चला लूँ या बाइक पे चला लूँ, ऐप में नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो बाइक पे ही चलेगी, तो बाइक पे ही चलेगी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है लंबे राइड्स पे आपको कार वाला रास्ता बेटर पड़ता है, अच्छा रहता है, वो बाइक वाले को राउट कर देता है अननेसेसरीली, कहीं और उतार देता है या कहीं और, तो वो नहीं है। फिर या तो आप कॉन्स्टेंटली निकालो फ़ोन, फिर आप गूगल मैप पे एक बार कंपेयर करो कि रास्ता सही है कि नहीं है, फिर आप पकड़, तो फिर मेरे को लगता है इट इज़ जो इसका पर्पस है वही वो डिफाइन नहीं करे तो पॉइंटलेस है। अभी रिसेंटली उन्होंने क्लेम किया है कि अभी जो गोरिल्ला के अंदर में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो पूरा ऐप पे रीडिज़ाइन करके दोबारा काम किया, तो अभी इसका कोई अपडेट नहीं आया या फिर सर्विस सेंटर में जाओगे? मैं यही ही होप में, जो कि मैं ऐप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ अपने फ़ोन में, और मेरे पास iOS है, मैं ऐप अपडेट करता रहता हूँ इसकी, इन द होप क्या पता आरी डज इट्स वंडर तो कुछ हो जाए, बट नहीं ऐसा नहीं है। वो उन्होंने बेसिकली ये कर दिया कि जब आप ऑटोमेटिकली नेविगेशन ऑन करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो फ़ोन की ब्राइटनेस बिल्कुल नीचे कर देगी। ये इनका मेजर अपडेट था, इनका सो कॉल्ड मेजर अपडेट, जो आपको पहले मैनुअली ब्राइटनेस डाउन करनी पड़ती थी जस्ट टू सेव योर बैटरी एंड फोन हीटिंग अप, तो वो ऐप कर देती है। तो थैंक्स आरी फॉर दैट, इतना इन्होंने हमारे बारे में सोचा। अच्छा, इसमें अब मैं देख रहा हूँ कि क्रॉस पोक लगे हुए हैं, और जो आपने 2024 लिया था, जहाँ तक मुझे पता है उस टाइम बाय डिफॉल्ट इसके अंदर में ये वाले स्पोक व्हील्स तो नहीं आते थे, तो क्या है इसकी स्टोरी? और पहले तो ये ट्यूब टाइप ही होगा, अभी ये ट्यूबलेस है, तो क्या है उसकी स्टोरी? ये जब मैंने इनिशियली परचेज करी थी तब ट्यूब ही थी, एंड
थैंक्स आरी गॉड्स, मेरे को लद्दाख में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, एक बार भी ये कहीं पंक्चर नहीं हुई। अगर आती तो तब मेरे को फेस करना पड़ता, क्योंकि तब ये नहीं थी। ये जब मेरे को रिसेंटली परचेज़ करा कि मेरे को जब पता चला कि आरी अपने प्राइस हाइक करने वाली है ये ट्यूबलेस रिम्स की फ्रॉम 12,000 to 40,000, तब फिर मेरे को पुश हुआ कि चल ठीक है एक बार इसको लेते हैं। एंड आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, बट आई थिंक मैं शायद आखिरी होऊंगा दिल्ली एनसीआर का, तो मैं आखिरी होऊंगा जो ये मैंने उठाए थे। और ये मैंने हैंड्स डाउन मैंने आरी की हर एक ऑथराइज डीलर को फ़ोन करा था मैंने, मल्टीपल डेज तक कहीं पे भी नहीं थे। जैसे ही न्यूज़ आउट हुई थी कि इनका प्राइस हाइक हो गया 40,000 का हो गया, ये कहीं मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि खैर ब्लैक मार्केट भी हो जाती है, लोग होल्ड करके रख लेते हैं एंड देन उसको प्राइस हाइक पे बेचते हैं, तो वो हो गया था। बट थैंकफुली मेरे को मिला मेरे को मानेसर में मिला, और 12,000 और प्राइस हाइक हो चुके थे तब तक तो, बट उन्होंने लास्ट स्टॉक था तो उन्होंने कहा हम आपको उतने में ही करके दे देंगे, तो मैं इसको मानेसर लेके गया था। एंड तो किस्मत थी आपकी जो मिल गए सही टाइम। हाँ, सच में किस्मत थी कि जब मिल गई। और उसके बाद मैंने अपने मैनेजर को भी ट्राई करी कि उन्होंने मेरे को बहुत बोला कि कहीं से निकलवा दे, बट नहीं ही मिले, कहीं नहीं मिले। और ये मेरे को आखिरी सेट एक मिला था। बट इसमें एक मेरे को नई चीज पता चली थी, जो टायर थे वो ट्यूबलेस ही थे। हाँ, वो टायर स्टार्टिंग से ही इन्होंने ट्यूबलेस दिया था। हाँ, बट तो आपको एक बेनिफिट हुआ होगा, इसके अंदर में आपको डिस्क रोटर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए होंगे। हाँ, वो इसका इनफैक्ट मैंने वो सेट एक रखा भी हुआ है इसका, वो बचा के। किसी को चाहिए हो तो प्लीज कांटेक्ट कर ले मेरे को। कि बिल्ड क्वालिटी पे बात करते हैं तो अभी ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर के अंदर में कुछ ऐसा लगा कि यार बार बार ये चीज मुझे टाइट ऑन करवाना पड़ता है, या फिर ये चीज बड़ी परेशान करती है? एक तो बहुत ही कॉमन इशू है आरी इसी मॉडल के साथ, ये राइड को भागती है। जब से इनकी पुरानी वाली हिमालयन है ना, जो BS3 आई थी, BS4, उससे लेके अभी तक इनकी दो प्रॉब्लम ना बहुत कॉमन है। एक तो इसका कोन सेट उड़ जाता है बहुत जल्दी, अब पता नहीं आपने फेस किया है कि नहीं किया, और एक तो ये राइट साइड में जाती है। राइट साइड का तो है ही, कोन सेट भी मैं इसका चेंज करवा चुका हूँ। और अब की बार मैंने जो इसकी हैंडल की बुश जो मैंने परचेज करी है, वो मैंने आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल की परचेज कर रखी है, वो भी मेरे को लगवानी है। तो हाँ, एक कोन सेट का तो है ही इशू, बट ठीक है, खैर बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है मेरे, तो मैं उसको बेयर कर जाता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट राइट साइड पुलिंग इशू का क्या है, सर्विस सेंटर वालों के साथ आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। बट ये इशू मेरा सॉल्व करा था उन्होंने, जब मैं मानेसर गया था इन्हीं के साथ, तब मैंने एक बंदा था बहुत बढ़िया, कूडोस टू हिम, वो बहुत ही अच्छा। बहुत कम होता है कि आप किसी से आप काम टच करवा रहे हो अपनी बाइक पर, आपको पीस ऑफ माइंड आ रही है, आप खुश हो कि हाँ ठीक है। मेरे को 6-7 बज गए थे उस दिन, पर उन्होंने काम करा और वो ठीक करके दिया उन्होंने मेरे को। यही सेम इशू जो मेरे ऑफिस में उनके साथ भी है, उनकी बाइक भी राइट साइड को दौड़ती है, भागती है। थैंकफुली ना ही दे, क्रूज कंट्रोल आ रही तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने दे दिया तो एक ये इशू और बहुत कंप्लेंट्स आने लगेंगी। तो मेरे को समझ में आता आ रही क्यों नहीं देती और कहाँ KTM दे देती है। तो उस बंदे ने क्या करा था, जो मेरी इंजन की बुश थी ना, उसने इंजन को पुश करा था ऑन टू द लेफ्ट साइड। इंजन का जो वेट था वो उसने उस तरफ पुश मारा था। तो उसके बाद से हाँ ठीक है, उसके बाद से अब मेरे को इशू नहीं है। काफ़ी लोगों की मैं देखता हूँ है इशू, मैं भी सर्विस सेंटर जाता हूँ तो वहाँ यही लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग बस हैंडल टाइट करने में लगे हुए हैं, कुछ भी करते हैं, टायर अलाइनमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट कुछ नहीं होता, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने भी इसका हैंडल भी नया करवाया था, मैंने लगवाया था, मैंने भी बहुत काम करवाया हुआ उसमें, बट किसी चीज से इशू सॉल्व नहीं होता। अब हाँ, उसके आते हैं सबसे मेन चीज पे जो कि मुझे दिख रहा है इसमें एसेसरीज। एसेसरीज से पहले एक चीज बोलूंगा, स्टॉक लाइट वैसे तो मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ कि अब की जो बाइक्स आती है LED लाइट्स सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, कोई यूज नहीं है उसका। अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो तो सिर्फ सिटी में भी काम करता है वही बहुत बड़ी बात। तो इसके साथ भी मेरे को लगता है वही सिचुएशन होगी। इसकी तो मेरे को रियलाइज हुई और ही पुअर है इसकी तो बहुत ही पुअर है। आप सोचो कि ये आपको पता है कितने तक कॉन्फिडेंस देगी। अगर आप 20-30 पे आप चल रहे हो ना स्ट्रेट रोड पे, उतने तक ही ठीक है, आपको दे देगी कॉन्फिडेंस कि हाँ ये अपना पर्पस फुलफिल कर रही है या आपको कर रही है। अब आपने इसके अंदर में मॉडिफिकेशन क्या क्या करवाए हैं वो चीज मुझे जानना। अब ये मैंने अभी रिसेंटली लगवाया ऑटो इंजिना का। ये इसकी एक खास बात है, ये फिर मैंने रिसर्च करके देखी थी कि यही है एक आपका थर्ड पार्टी गार्ड है जो आपकी ओरिजिनल जो आरी जो प्रोवाइड करती है उसी फिगमेंट पे बैठता है, उन्हीं ही माउंट्स पे बैठता है। तो यही सिर्फ एक था। ये हैंड गार्ड लगवाए हैं मैंने राइनॉक्स के। और मेजर अगेन एक इशू है आरी के साथ जो मेरे को तो रियलाइज हुआ, पता नहीं लोगों को मैं देखता हूँ कैसे वो चला पाते हैं। जो ये स्टॉक मिरर्स के साथ आती है वो राउंड होते हैं, पर ये जब मैंने शोरूम से निकलवाई थी उसी ही टाइम मैंने टूरिंग सीट, टूरिंग मिरर्स, टूरिंग आपका ये विंड स्क्रीन
और बैश ये आपकी ये टॉप माउंट टॉप रैक का प्लस टॉप बॉक्स उसी टाइम में ये उसी टाइम ही मैंने शोरूम से ही लगू के निकलवाया था, क्योंकि मेरे को तो तब पता नहीं था कि आरी का ये मिरर्स जो है इतने बेकार होंगे, बट मैंने उसमें पैसा खर्च करके मैंने टूरिंग मिरर्स लिए थे और वो मेरे ख्याल से 3,500-4 हजार के आसपास 4.5 के हैं, वो कॉस्टली हैं, बट ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है, उन्होंने कहा था कि वाइब्रेशन कम होती है, बट एक जो मिरर का एक ही पर्पस होता है कि आपको वो दिखा दे, जो आपको फील्ड ऑफ व्यू चाहिए वो आपको कर दे पूरा, बट नहीं, बहुत बेकार है, वो गोल था उनका। ये फिर मैंने एक वीडियो देखी कि KTM के एडवेंचर एक्स के 3,000 के मेरे को पड़े थे। आता हूँ मैं ऑक्सिलरी पे, मैंने जो स्टार्टिंग में लगवाई थी ये भी करोल बाग से मैंने लगवाई थी, HGG की नॉर्मल सी थी। वो उनका यूनिवर्सल है, जैसे आज की डेट पे फोन पे जाओ ना वीवो और ओप्पो बेच देते हैं वैसे ही वो HGG बोलेंगे कि ये ले लो, कमीशन बहुत तगड़ा है। तब मेरे को इतनी नॉलेज थी नहीं, क्योंकि मैंने भी रियलाइज करा इसके माउंट्स भी इतने अच्छे नहीं थे, मतलब लाइट भी इसके साथ भी दोनों का कॉम्बो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आता नहीं था। तो आई वेंट विद रेज, क्योंकि इसका स्पॉट 70% था और वाइट जो था इसका फ्लड जो थी वो 30% था। मैंने उसके साथ क्लब करके कर दिया, तो अब परफॉर्मेंस काफी बढ़िया आती है, तगड़ी लाइट हो गई। हाँ, तो जो मेरी HGG वाली है वो वाइट फ्लड के लिए काम करती है और ये मेरी स्पॉट की तरह काम करती है। ये थार और क्रेटा वालों से लड़ने के लिए भी है मेरी जो ये वाइट लाइट आंखों में सीधी मारते हैं, मैं भी उनसे बदला लेता हूँ इससे। तो हाँ, ये मैंने काम कराया है। एक छोटा सा ये मैंने शॉकर सॉक्स लगवाई है, और मिरर हो गए आपके। मैंने ही आपकी मैड डॉग की ही हार्नेस से मैंने अपनी HGG को कर दिया है, डबल डुअल हार्नेस से। तो मेरा अब एक ही मैड डॉग के हार्नेस से मेरी दोनों लाइट पेयर होती हैं और बहुत बढ़िया है ये। मेरे को बहुत अच्छा हार्नेस भी है वो, काफी ज्यादा। तो हार्नेस प्रो है या फिर नॉर्मल वाला? जो डुअल वाला आपको कॉम्बो आता है वो नॉर्मल हार्नेस आता है। अच्छा। वो प्रो नहीं है। जो मैं पहले लगवा रहा था, जो आपका मैड डॉग के साथ आता है रेज वाला, वो प्रो था। उसमें आपका ब्राइटनेस एडजस्टेबल था आपका, बट इसमें नहीं आता। तो ठीक है, वो भी मेरे को एक लगता है कि कौन ही कभी एडजस्ट करता है लाइट। वो ठीक भी है, बस उसका बेनिफिट यही है प्रो वाले का कि वो वाटर प्रूफ है, और जो नॉर्मल वाला है वाटर रेजिस्टेंस है। हाँ, वाटर रेजिस्टेंट है, पूरा प्रूफ नहीं है, बट ठीक है। अब मैं ये सोचता हूँ कि वी लिव इन अ हॉट कंट्री, तो मतलब जहाँ लोग बिना वायर हार्नेस के लोग चला रहे हैं, कम से कम आपने हाँ, ये तो है। मैं तो पहले वो भी मेरा नॉर्मल सा, मैंने मिनटों का वो स्विच से मैं काम चला रहा था। जब वो धुलती थी तो मेरे को पहले उसको अनप्लग करना पड़ता था, उसको मैं रैप करता था। तो और गलती से अगर बारिश में गीली हो गई तो वो स्विच भी खराब हो जाती है, फिर दोबारा जाओ 60-70 रुपए का स्विच लगाओ। मैंने 2-3 बार स्विच चेंज करा था, फिर उसके बाद मैंने एक ही बार स्विच चेंज करा था मिंटो का जो भी होता है वो मिंडा का। तो वो उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, वो भी अच्छा था। ये मैंने टैंक पैड लगवा रखे हैं ऑटो एनालॉग के। ये इनका यूज तब आता है जब इनको खड़े होकर राइड कर रहा होता है ना मैं बाइक को। हाँ, और जब मैं एकदम से थ्रॉटल दूं तो क्या होता है कि बाइक ना मेरे को पीछे फेंकती है। तब उस टाइम में ये होता है कि मैं अपनी थाइस से मैं दबा देता हूँ, तो मेरे को एक टैंक पे एक ग्रिप रहती है खड़े होकर चलाने में, तब ये मेरे को एक फायदा आता है। टॉप रैक तो मैंने लगा रखा है। मैंने ओरिजिनल आरी का भी मैंने वो भी ले रखा है, टॉप बॉक्स भी ले रखा है, बहुत बढ़िया है। बस यही है। एक मैंने इसमें एयर फिल्टर चेंज करवा रखा है, BMC का मैंने करवा दिया है। हाँ, और मैंने अभी रिसेंटली इसका स्टैंड चेंज करवाया। जो इसका ओरिजिनल वाला था 24-25 मॉडल्स में जो आता था वो बहुत ही बेकार था, तो बहुत ज्यादा लीन होती थी, गिरती थी इस तरफ। 2026 मॉडल में अब इसका काफी बेटर हो गया लीन। ये मतलब एक पहली बार में जब मैंने इसको गिराया और उठाया, मेरे को महसूस हो गया था कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कोई अगर सोच रहा है लेने का, अगेन कॉस्टली है ये थोड़ा, मेरे को समझ में नहीं आता। पहले आरी की गलती थी, उन्होंने इतना पुअरली बिल्ड करा, और फिर अब आपको उनको एटलीस्ट रिकॉल करके दे देना चाहिए था। और अपनी गलती सुधारने के इतने पैसे ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बट उनका ये कहना है कि इसको कोई फॉल्ट इशू नहीं है मैकेनिकल, ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, आपको लग रहा है तो इसके लिए आपको यू हैव टू पे। तो अगेन, तो इसमें मैंने एक चेन कैम टेंशनर का भी, वो कुछ 550 समथिंग का था, 560 समथिंग का था, बहुत ज्यादा काम। अच्छा, इसके अंदर जो सीट आपने लगा रखी है वो स्टॉक सीट ही है या फिर कुछ अलग से? नहीं, ये टूरिंग वाली सीट्स लगवाई थी मैंने इसमें। टूरिंग वाली भी है मेरे पास, टूरिंग वाली हैं। तो मतलब अगेन मेरे को लगा था शायद कोई डिफरेंस होगा, बट नहीं, मत ही कोई परचेज करे उसे। स्टॉक सीट ही काफी अच्छी है। स्टॉक सीट काफी है। अगर आपको लगे कि अनकंफर्टेबल है, आपकी हाइट नीचे है या आपको कंफर्ट ज्यादा चाहिए, आप आफ्टर मार्केट करवा लो। एक्चुअल में आपको डिफरेंस दिखेगा भी और फर्क होगा भी। मैं जो बोलूँ, इसका टॉप रैक और टॉप बॉक्स बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। पर टॉप बॉक्स में भी मेरे को एक इशू लगा कि जो वो बैठता है वो आपको उसके अंदर से नट कसना पड़ता है। अब मान लो टॉप बॉक्स जो होता है हमेशा उसको कोई भर के चलता है। ये लद्दाख में ना बहुत फेस करा। अब आपको उसको अनइक्विप करना है, आपको लेके जाना है उसका सामान, नहीं,
आपको या तो पूरा सामान निकालना लेफ्ट विद, पड़ेगा। आपको या तो सारा आप सामान लेके जाओ हाथ में, या फिर आप पहले सारा सामान निकालो, आप उसको अनलॉक करो, यू पुट ऑल योर स्टफ इनटू इट अगेन एंड देन यू टेक इट आउट। तो ये मेरे को एक बहुत बेकार चीज़ लगती है आरी में है। व्हाट दे कुड हैव डन इज, अब मैं देखता हूँ एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो आफ्टर मार्केट्स में है, उनमें एक इनर लाइनिंग है, तो एक बैग की तरह है। तो बेसिकली आपको अपना टॉप बॉक्स माउंट एंड अनमाउंट नहीं करने की जरूरत है। आपने रखा, आपने सामान एज इट इज बैग में से निकाला, टॉप बॉक्स को बैठे रहने सीधा दिया बैग की तरह और बेसिकली। बस आप उसको ले गए। वो भी मेरे को एक परचेज करना है इसके साथ। बट हाँ, बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि मल्टीपल ओकेजन पे ऐसा हुआ कि वो बहुत टीडियस सा टास्क था लद्दाख में, और लद्दाख जब मैं गया था मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैंने पूरी जो लद्दाख की ट्रिप मारी वो मैंने पैरासीटामोल टैबलेट पे मारी। मैं ले रहा था, बाइक राइड कर रहा था, ले रहा था, मैं बाइक राइड कर रहा था। तो मेरे लिए वो बार बार अनमाउंट माउंट करना ना बहुत एक टीडियस सा टास्क हो रहा था। तो एक टाइम के बाद मैंने उसको लॉक करना छोड़ दिया था। मैंने कहा लेट इट बी यार, वो बस इन 4 क्लैम्प्स में फंस रहा है, इट इज इनफ। तो क्या हो गया था, मैं गाता लूप्स पे था मैं, तो वहां पे मेरा ये अनमाउंट हो गया और मेरा बॉक्स गिर गया पीछे। मैं और मेरे भाई तो हम इंटरकॉम सेना से कनेक्टेड थे हम लोग, तो उसने बोला अबे तेरा टॉप बॉक्स गिर गया। और वो पर अगेन उसकी जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया थी, वो पूरा भरा हुआ था सामान से और वो बस ऊपर की तरफ से लॉक था। वो गिरा, रोल हुआ और उसको कुछ भी नहीं हुआ। उसको तो छोड़ो, जो उसके अंदर का सामान था कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सोचता हूँ कभी डी कार्ड करवाने की मैंने बात भी करी थी 1-2 इनके डीलर से, अगर मैं इसको डी कार्ड करवा दूँ तो थोड़ी परफॉर्मेंस, क्योंकि मेरे को थ्रॉटल हल्का था ना इसका, एक डीले लगता है इसके। जो आप सोचो वो कि आप जितने हल्का भी सा राइड बाय देखते वायर टेक्नोलॉजी वाली व्हीकल है ना, उसमें 2 सेकंड्स का लैग है ही है। जैसे आप थ्रॉटल लोगे ना, वो 1 माइक्रो सेकंड या फिर कह लो बहुत मिनिमम 1 सेकंड का लैग लेके फिर उठती है वो। पर अगर आपको एक बार नोटिस हो गया ना वो, तो फिर आपको हर बार नोटिस वो होगा। और ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट अगर जो यूज टू हो गया तो हो गया। हाँ। बट जो नया बंदा है ना, उसके लिए बहुत अनोइंग चीज है वो। क्योंकि मैं मल्टीपल बाइक राइड करता हूँ ना, तो मेरे को खटकती है वाली चीज। अगर आप सोनली सिर्फ आप एक बाइक चला रहे हो तो आपको नहीं लगेगा इतना, यू विल मैनेज एंड आपका हो जाएगा। एक चीज बताता हूँ, बीच में इसकी मिस की बहुत इशू आ गया था मेरे, बहुत मिस मार रही थी ये बाइक मेरी। अब आई डोंट नो क्या था, बट उसके बाद से जब से मैंने एयर फिल्टर इसका ठीक करवाया, मैंने BMC पे करवाया, थोड़ा कॉस्टली था वो अराउंड, तो वो जब से मैंने चेंज कराया उसके बाद से मिसिंग का इशू नहीं है। ये अभी वापस से करने लगी है, वापस से मिस का इशू, बट आई थिंक दैट इज ड्यू टू नितिन गडकरी जी, थैंक्स टू हिम। वो पेट्रोल का एक इशू लगता है मेरे को, काफ़ी बैक एंड फोर्थ। सेम मेरा थ्रॉटल में एक जगह लॉक करके रखता हूँ, बट RPM सेटल नहीं होता होगा। हाँ नहीं सेम होता। यही इशू के चक्कर में मेरी दोस्त की डोमिनार कल सर्विस सेंटर में पड़ी हुई है, इसी वजह से मैं आपके साथ आया हूँ आज। और इसमें भी वही है। हाँ, वो वीडियो है, देख के इसमें जरूर है। बोलेगा भाई सभी में ही है क्या। ये हो ही रहा है। तो मैंने एक इसका ले रखा है, इंजन क्लीनर भी एक उसका, मैं जब मैं 2-3 बार होता है तो मैं एक फ्यूल वैसे हाँ, मैं यही सजेस्ट करूंगा मैं डाल जब देता EDD हूँ। में स्पार्क प्लग आप डालोगे ना, तो उससे काफी हद तक वो चीज रहेगी। और कोशिश यही करना कि अब आपने BMC डलवा रखा है तो आप एक बार इसको ट्यून्ड करा लेना, हाँ। और रिमैप करवा लेना, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर। हाँ वो मैंने भी देखा, बट मैंने इस पे भी काम करवाया था इसमें आपका ये राइडर्स प्लैनेट पे, बट उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट करा, मैंने भी यही, मेरा भी यही था कि ट्यून करवानी पड़ेगी बाइक, बट उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा नीड नहीं पड़ती अनटिल, क्योंकि मेरे भी माइंड में यही था कि ठीक है आपका बाइक का इनपुट बढ़ गया, आपके बाइक का एयर इनटेक बढ़ गया, पर आउटपुट अभी भी आपका सेम ही है, तो होता है। बट उन्होंने मेरे को ये बात सही बोली कि इतना मेजर डिफरेंट नहीं, मतलब आप नहीं नोटिस कर पाओगे अनटिल आप बाइक को ट्रैक पे लेके जा रहे हो, आप उसकी पूरी, आप उसको पुश कर रहे हो टू इट्स पोटेंशियल, तो आपको नीड पड़ती है। बट हाँ, मैंने सोचा हुआ है वो भी करवाने का, एक तो स्पार्क प्लग प्लस इसको ट्यून करवाने का। लेट्स सी क्या, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की देखी है बाहर भी, और मैं रेडिट पर हूँ, एक हिमालयन 450 का ग्रुप है, जिन भाइयों को नहीं कराना वो ज्वाइन करें, उसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव स्टफ आता है। उसमें मैंने जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स देखा ना लोगों का, बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ है। अब हम आते हैं सबसे मेन सवाल पे, जिसको मैंने बहुत लेट कर दिया है, कितना माइलेज देती है। देखो ये एक तो ये सबका एक राइडर टू राइडर डिपेंड करता है कि कौन कैसे राइड कर रहा है। कोई अग्रेसिवली राइड कर रहा है, कोई बहुत कामली ड्राइव कर रहा है, गियर शिफ्टिंग कोई माइंड, बट मैं करता भी हूँ एग्रेसिवली भी जहाँ मेरे को करनी होती है, वरना कामली भी मैं ड्राइव करता हूँ जैसे जहाँ मेरे को नीड नहीं पड़ती। तो ये मैं दिखाऊंगा मीटर पे, ये मेरे को 31 का इस पे दिखा रही है, 31.2, और 160 किलोमीटर से चल चुकी है, ऐसा भी नहीं है बहुत। अभी मैंने इसमें फ्यूल टॉपअप कराया और मैं रिसेंटली के नंबर दिखा रहा हूँ, बट अगेन आ रही है तो मैं इस पर नहीं जाता। मैं जब भी कैलकुलेशन करता हूँ तो 4-5 का मेरे को 1 किलोमीटर का मेरे को फ़र्क दिखता ही है। तो ये मेरे को 26-27 मतलब मान के चलो 26 का एवरेज, 26-27 दे देती है कि अगर आप हमेशा ही थ्रॉटल आप ओपन करके नहीं चला रहे हो, आप बिल्कुल ही
कभी भी गियर शिफ्टिंग कर रहे हो ऐसा नहीं है, तो ठीक है, मेरे को दे देती है। अच्छा सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर में आपको लगभग क्या, मेरे को लगता है सब कुछ ही जानने को मिल गया होगा। एंड ये जो ओनर है ना, वो ऐसे ओनर हैं जिन्होंने मतलब अपना अच्छा खासा टाइम, पैसा इसके अंदर में इन्वेस्ट किया है। तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज़ आपको लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी नहीं। इन 16,000 किलोमीटर के स्पैम में वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिल गई होगी, जो कि एक अच्छा खासा 30-40 हज़ार किलोमीटर का एक्सपीरियंस वाला बंदा बता सके। ऑल्दो अब जो इंजन का पोटेंशियल है वो टाइम के हिसाब से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलता है, बट मेरे ख्याल से लगता है कि अगर आप इस व्हीकल को लेने का प्लान कर रहे हो तो एक लगभग सब कुछ आपको आइडिया मिल चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं बट यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो करते हैं हम इसी नोट पे इस वीडियो को एंड। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।